Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the last step of cellular respiration, that is respiratory chain. So let's move to the classboard. So dear students, cellular respiration. And we are at the final step now, the fourth step of cellular respiration. The first step was glycolysis. The second step was oxidation of pyruvic acid. The third step was Krebs cycle. Clear? And now the final step, the fourth step is a respiratory chain. A respiratory chain or the electron transport chain. So dear students, respiratory chain, basically it is present in the inner membrane of mitochondria. जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो थी इसकी फोटोसिंथेसिस की वो कहाँ पर थी, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। इस तरह से यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी चेन की जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में मौजूद है। क्लियर? सो द NADH plus H is formed from NAD, that coenzyme, और ये कब बन रहे हैं आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा, ड्यूरिंग Krebs cycle. During Krebs cycle. अब क्या किया जाएगा कि जो NADH बन रहा है, the NADH nicotinamide adenine dinucleotide transfers its हाइड्रोजन, इसका जो हाइड्रोजन है, its हाइड्रोजन and electrons to the electron transport chain. Clear? Which is present in the mitochondria membrane, inner membrane, electron transport chain. Now the electron transport chain will, the electron transport chain
moves the electrons and here ATP is formed while electrons move from higher level or a higher energy level to lower एनर्जी लेवल। तो हम पहले बात कर चुके हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी ऐसा एटम जो इस तरह के कंपोनेंट्स जो हाई एनर्जी लेवल पे हों, जब वो लो एनर्जी लेवल पे आते हैं तो एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स भी जब हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की तरफ मूव कर रहे होंगे तो वो एनर्जी को रिलीज़ करेंगे, और वो एनर्जी किस लिए इस्तेमाल होगी? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। क्लियर? अब जो सब्सटेंसेस हैं इलेक्ट्रॉन रेस्पिरेटरी चेन के, नाउ द substances या जिसको आप कह सकते हैं components of respiratory chain. Number one is a coenzyme that is coenzyme Q. Number two, cytochrome enzymes series, एक सीरीज है पूरी cytochrome enzymes की, that is B C A3. Clear? So the series. And finally, the molecular oxygen. So these are the three main components of a respiratory chain. और यही क्या करेंगे? हार्वेस्ट करेंगे एनर्जी और उसको इस्तेमाल करेंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी में। डियर स्टूडेंट्स, आपने एक बात पढ़ी थी मैट्रिक के अंदर 9th में कि 1 NADH, एक NADH, उससे कितने ATP बनते हैं? 3, ठीक है। और एक FADH2 से कितने ATP बनते हैं? 2। और ये बनते कहाँ पे हैं? आइए अब देखते हैं उसको। So this is the relative energy level और ये ऊपर की तरफ हाई, दिस इज हाई एनर्जी लेवल, और नीचे की तरफ लो। क्लियर? So starting from our main component, that is NADH. Clear? So this NADH is oxidized into
NAD, मतलब कि यहाँ से हाइड्रोजन भी निकल रहा है। पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स भी रिमूव हो गए। सो दिस इज ऑक्सीडाइज्ड बाय the first component, that is coenzyme Q. Coenzyme Q ये ऑक्सीडाइज करवा रहा है किसको? NADH को NAD के अंदर, और एट द सेम टाइम हाइड्रोजन प्लस the electrons, they are moved on. Now this coenzyme Q it is oxidized again. It is oxidized by another enzyme, that is the cytochrome enzyme B. It is oxidized by cytochrome B. ऑक्सीडाइज किस तरह से करवाएगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ से, जो 2 इलेक्ट्रॉन से आगे चलकर इसमें आ जाएंगे। कोएंजाइम Q के पास जो आए थे वो इसमें आ जाएंगे। ये हुड रिड्यूस हो गया। नाउ द साइटोक्रोम B is oxidized by another enzyme, that is cytochrome C. सो यहाँ तक पहले पूरा कर लेते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं, फिर आगे मूव करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जब कोएंजाइम Q ने NADH को ऑक्सीडाइज करवाया तब इतनी एनर्जी रिलीज हुई कि एक ATP, एक NADP, it will be converted into ATP. ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कंबाइन किया जाएगा और किसमें कन्वर्ट किया जाएगा? ATP। जब ऑक्सीडेशन हुई है किसकी? NADH की। किसने करवाई? कोएंजाइम Q ने। तो इतनी एनर्जी रिलीज हुई कि एक ADP कन्वर्ट किया गया इनटू 1 ATP विद द हेल्प ऑफ व्हेन द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज एडेड। इसी तरह से साइटोक्रोम B को जब ऑक्सीडाइज करवाया किसने? साइटोक्रोम C ने। यहाँ पर भी इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि एक और ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलकर बना देता है ATP। इज दैट क्लियर? या यहाँ तक बात समझ आ गई? तो इलेक्ट्रॉन्स अब नीचे लेवल पर मूव करते चले जा रहे हैं, हाई लेवल से लो लेवल पर आते जा रहे हैं। अब जो साइटोक्रोम C है उसको एक एंजाइम का कॉम्प्लेक्स है वो इसको ऑक्सीडाइज करवाएगा। तो cytochrome C, it is oxidized by cytochrome A and cytochrome A is oxidized by cytochrome A3। इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस को कलेक्टिवली कहा जाता है साइटोक्रोम A। Clear? So the electrons have reached over here
to the cytochrome A3. Now अब मैंने आपको कहा कि इन दोनों को साइटोक्रोम A प्लस साइटोक्रोम A3, इन दोनों को कलेक्टिवली कहते हैं साइटोक्रोम A। क्लियर? अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जो मूव करते आ रहे थे वहां से वो पहुंच गए हैं साइटोक्रोम A3 के पास। अब यहां पर फाइनली इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, जो थर्ड कंपोनेंट था वहां पर। सो दिस विल बी accepted, these two electrons will be accepted by the molecular oxygen। ये बिल्कुल बॉटम पे पहुंच चुके हैं। O2 प्लस 2 हाइड्रोजन आयंस, ये मिलकर क्या बना देंगे? वाटर। सो वाटर इज फॉर्म्ड, H2O। सो दिस इज हाउ H2O इज फॉर्म्ड। और डियर स्टूडेंट्स, यहां पर एक और चीज ध्यान में रखिएगा कि जब साइटोक्रोम A3 को ऑक्सीडाइज करवाया ऑक्सीजन ने, इस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन ने, यहां पर भी इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि एक और ATP में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ATP में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इज दैट क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स, यहां पर एक और चीज जरा गौर से सुनिएगा इस लेवल के ऊपर। कोएंजाइम क्यों ऑक्सीडाइज करवा रहा है NADH को? यही ऑक्सीडाइज करवाता है FADH2 को भी। सो इट विल ऑल्सो ऑक्सीडाइज FADH2। दिस विल ऑक्सीडाइज FADH2। तो इसमें से क्या करेगा? इसमें से हाइड्रोजन को निकलवाएगा एंड कन्वर्ट इट इनटू FAD प्लस। प्लस का मतलब साइन उस वक्त आता है जब भी किसी मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएं, तो हाइड्रोजन भी निकले और यहां से इलेक्ट्रॉन्स भी निकले। वो इलेक्ट्रॉन्स फिर आगे उसी तरह से इस सीरीज के ऊपर रन करेंगे। क्लियर? यहां तक आपको समझ आया? इसको मैं दोबारा से एक दफा आपको समझाने लगा, जरा गौर से सुनिएगा। ये सारी क्या रेस्पिरेटरी चेन है, इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्योंकि देखें इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते जा रहे हैं। क्लियर? तो NADH जो बना था किसमें? क्रेब साइकिल में। पता है आपको एक क्रेब साइकिल में कितने NADH बने थे? 3। उनमें से एक की बात हो रही है। एक NADH को ऑक्सीडाइज करवाएगा। ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं, हाइड्रोजन निकल रही है, इसका मतलब है ऑक्सीडेशन हो रही है। किसकी ऑक्सीडेशन हुई है? NADH की। किसने करवाई? इस एंजाइम ने। कौन सा एंजाइम? कोएंजाइम Q। सो कोएंजाइम Q ऑक्सीडाइजेस NADH। यहां से इतनी एनर्जी रिलीज हुई कि एक ATP में कन्वर्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन्स आगे इसके पास आ गए। अब इलेक्ट्रॉन्स कोएंजाइम Q के पास है। अब साइटोक्रोम B जो कि अगला साइटोक्रोम एंजाइम की सीरीज है, वो इसको ऑक्सीडाइज करवाएगा। तो अपने से पीछे वाले को ऑक्सीडाइज करवाना है हर किसी ने। तो इससे पीछे ये है, इसको ऑक्सीडेशन हुई, इलेक्ट्रॉन्स निकलवाए, तो देखें निकलवा लिए, वो इसके पास आ गए। इसको ऑक्सीडाइज करवाया C ने, B को करवाया C ने, तो इलेक्ट्रॉन्स अब इसके पास आ गए। जब साइटोक्रोम C B को ऑक्सीडाइज करवाता, यहाँ पर भी एक यानी कि इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि एक और ATP बन रहा है। एक और ATP जो है वो ATP में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? फिर उसके बाद अब साइटोक्रोम C को आगे 2 एंजाइम्स का एक कॉम्प्लेक्स है, साइटोक्रोम A और A3, जिसको हम कलेक्टिवली कहते हैं साइटोक्रोम A, वो उसने इसको ऑक्सीडाइज करवाता है और अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रॉन जो वहाँ से निकले थे वो कहाँ पहुँच गए? यहाँ पर बॉटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर, रेस्पिरेटरी चेन की बॉटम पे। अब फाइनल इसका जो एक्सेप्टर है, ऑक्सीजन का जो फाइनल एक्सेप्टर है, दैट इज द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीजन। ये इसको एक्सेप्ट करेगी इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, ये इसको एक्सेप्ट करेगी। हाइड्रोजन जो वहाँ से निकले थे वो इसके साथ ऐड होंगे। इस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के पास ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद क्या बनवा देगी? वाटर मॉलिक्यूल।
यहाँ पर भी इतनी एनर्जी रिलीज होगी कि एक और एटीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ज़रा काउंट कीजिए कितने एटीपी हैं। सो मैं स्टार्ट करता हूँ इधर से। सो 1 एटीपी, ये किसका NADH की बात, 1 2 एंड 3। तो एक NADH से कितने एटीपी बन गए, 1 2 3। तो ये बात समझ आती है आपको कि एक NADH से कितने एटीपी बनते हैं, 3। इज दैट क्लियर? जो आप मैट्रिक से पढ़ते आ रहे हो, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि एक NADH 3 एटीपी के बराबर है, वो इस तरह से होता है डियर स्टूडेंट्स। वो जब ये रेस्पिरेटरी चेन पे चढ़ेगा एक NADH, तो इस तरह से 3 एटीपी उससे बनेंगे फाइनली। आपने पढ़ा था कि एक FADH2 जो कितने एटीपी बनवाता है, 2। अब यहां पर देखें डियर स्टूडेंट्स, ये एनर्जी लेवल है, NADH बिल्कुल ऊपर है, इसका एनर्जी लेवल हाई है। ये FADH देखें, FADH2 ये उससे थोड़ा नीचे है, इसका एनर्जी लेवल NADH से कम है, ये यहां पर मौजूद है। क्लियर? तो ये इसको भी कौन ऑक्सीडाइज करवा रहा है, FADH2। तो फिर ये अपने इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफर करता करता यहां तक पहुंचाया। यहां से आगे देखें कितने एटीपी बन रहे हैं। अब जो एटीपी मैं मेंशन करूंगा वो किसके होंगे, FAD के। एक इसका ये हो गया, इससे ऑनवर्ड देखें, और एक इसका ये हो गया, 2। तो FADH ने कितने बनवा दिए, 2। NADH ने कितने बनवाए, 3। सो दिस इज हाउ this whole chain helps ultimately converting the NADH and FADH2 into ATP. क्लियर? अब आते हैं इसके तरह एनर्जी बजट के ऊपर। ठीक है, पूरे हम जो अब तक पढ़े सेलुलर रेस्पिरेशन, उसमें एनर्जी बजट हमारे पास क्या निकला। सो एनर्जी बजट कुछ इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे कि सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस, याद है आपको, पेज निकालें अपना, उसमें कितने एटीपी बने थे, 2 एटीपी डायरेक्ट हमारे जो नेट गेन आया था, और वहां पर बने थे 2 NADH। तो 2 NADH का मतलब क्या है, एक NADH से कितने बन रहे हैं, 3। सो 2 से कितने बनेंगे, 6। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, यहां पर जब वो पायरुविक एसिड जो है वो बनता है, पायरुविक एसिड की कन्वर्शन होती है एसिटिक एसिड में, और उसको जब ट्रांसपोर्ट किया जा रहा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो एक NADH इस्तेमाल हो जाता है। तो मतलब ये 6 - 2 दैट इज इक्वल टू 4 ATP। यहां पर कितने बच गए, 4। वैसे 6 बनने थे, लेकिन 2 इस्तेमाल हो चुके, तो यहां पर बच गए 4। ठीक है, ये तो ग्लाइकोलाइसिस का था। अब आ जाए जरा इस पे सेकेंड स्टेप के, ये 1। नंबर 2 दैट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। इस पे आ जाए जरा, ठीक है, सेकंड स्टेप पे। तो यहां पर आपने देखा था कि 2 NADH बन रहे हैं, याद है ना आपको, एक पायरुवेट से एक NADH बना, तो चूंकि 2 पायरुवेट होते हैं तो 2 NADH बन गए, मतलब ये एक 2 3s are 6। तो यहां पर 6 ATP यहां पर बन गए। क्लियर? उसके बाद आ जाए क्रेब्स साइकिल पे, तीसरे स्टेप पे, क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल में डियर स्टूडेंट कितने NADH, एक साइकिल में कितने बन रहे थे, 3, याद आपको, ठीक है। तो 3 NADH बने, तो 3 NADH का क्या मतलब है, 3 × 3 दैट इज इक्वल टू 9 ATP। और एक FADH बना था, FADH2, मतलब कि 1 × 2 दैट इज इक्वल टू 2। यहाँ से 2 ATP, क्योंकि एक ही FADH2 बना था। और इसके अलावा एक वहाँ पर हमें ATP बनाया था जो कि GTP से बना था, याद आपको। तो एक ATP ये हो गया, 1 ATP। ये कब का है, जब एक दफ़ा पायरुवेट एक साइकिल चलता है। तो पायरुवेट कितने बनते थे, 2। तो ये साइकिल 2 दफ़ा जब रन करेगा, यानी 2 से, तो ये कितना हो जाएगा, 9 + 9, ये हो जाएगा 2 + 2, और ये हो जाएगा 1 + 1, मतलब कि 9 + 9 18, 2 + 2 4, और ये 1 + 1 2। तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी बजट है, कैलकुलेट कर लें। सो
यहाँ से शुरू करें, 2 ATP यहाँ पर, 4 ATP यहाँ पर, 6, और फिर 6 ATP यहाँ पर, 6 + 6 12, उसके बाद 18 ATP यहाँ पर, और 4 + 2 यहाँ पर। क्लियर? तो 2 + 4 6, और ये भी 6, और ये भी 6, ठीक है। ये कितना हो गया? 18, ये 6, 6 और ये 6, 18, 18 + 18 कितना हो गया डियर स्टूडेंट? दैट इज 36 ATP, जिसमें से 2 इस्तेमाल हुए थे, अगर उसको भी डाल दे तो 38। क्लियर? सो दिस इज फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। 1 ग्लूकोज जब कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा तो उससे कितने ATP बनेंगे? 36 ATP। 36 ATPs आर फॉर्म्ड। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर, दैट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।